नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के इस महाराष्ट्र स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पुणे में हूं, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक दंगल में एक बार फिर वोट जिहाद का मामला उठाया जा रहा है। यह मामला इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मालेगांव में आज ईडी की रेड्स की गई। मालेगांव वो इलाका है जहां पर 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इसी इलाके में 2019 में एआईएमआईएम के विधायक जीतकर आए थे। 1,09,000 वोट उन्हें मिले थे। वही लोकसभा चुनाव में भी इसी इलाके में जो महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 1,96,000 वोट पड़े थे और बीजेपी के कैंडिडेट को सिर्फ 4,000, जिसकी वजह से धूले की लोकसभा सीट से बीजेपी को हाथ गंवाने पड़े थे। लेकिन इसका ईडी के रेड से क्या संबंध है? तो दरअसल हुआ यह है कि ईडी ने वहां पर एक शख्स के ठिकानों पर रेड की हुई है। आरोप है हवाला रैकेट चलाने का। इस इलाके में 12 नौजवानों के नाम से अलग अलग बैंकों में खाते खोले गए और वहां पर आरोप है कि 125 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। आप यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका और वोट जिहाद का क्या संबंध है। तो संबंध यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया सुबह से ट्वीट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे दरअसल वोट जिहाद के लिए लाए जा रहे थे और इसके वजह से महाराष्ट्र के आज के दंगल में इस पर चर्चा करना जरूरी है। और वोट जिहाद का मुद्दा सिर्फ किरीट सोमैया ने नहीं, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि वोट जिहाद के कारण शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें मिली और महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली थी। तो यह चर्चा शुरू करने के पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद यह चर्चा शुरू करते हैं। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। वोट जिहाद मूवमेंट का महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध तक बयानबाजी चल ही रही थी कि गुनाह की एक कहानी में सियासत ने घुसपैठ कर ली। मालेगांव में फर्जीवाड़े से लेन देन का मुकदमा क्या कायम हुआ, बीजेपी ने उसमें वोट जिहाद वाली सियासत सूंघ ली। फिर तो हफ्ते भर के अंदर मामले में ईडी की एंट्री हो गई। 2 आरोपी पकड़ लिए गए और 23 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया दावा करने लगे कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो वोट जिहाद से जुड़ा मामला हो सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों का संदिग्ध लेन देन किया गया है। वोट जिहाद के द्वारा मुस्लिमों को भड़काना, 100% मतदान करो और वो 100% के 100% मोदी बीजेपी को हराने वाले को जाए। इसके लिए ये जो इतना बड़े प्रमाण में प्लानिंग, पैसा, उसका हेतु इतना ही है, मोदी को हराओ, भाजपा को हराओ। मामला महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और गुजरात में नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव, मुंबई समेत 23 जगह पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों को शक है मालेगांव के नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 1 दर्जन से अधिक खातों में संदिग्ध लेन देन हुआ, जिसमें हवाला के जरिए पैसे इधर से उधर किए गए। मालेगांव पुलिस थाने में दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक सिराज अहमद नाम के आरोपी ने मालेगांव के करीब 1 दर्जन गरीब युवकों को एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलाने के नाम पर आधार, पैन जैसे दस्तावेज लिए। उनका इस्तेमाल करके बैंक में खाते खोले गए और उन खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। युवकों को जब खाते में करोड़ों रुपए आने और निकाले जाने का पता चला, उन्होंने पुलिस में मुकदमा किया। इस मुकदमे के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया आरोप लगाते हैं कि सिराज अहमद, हारून मेमन, मोहम्मद साजिद, मोइन खान जैसे आरोपियों ने मालेगांव के रहने वाले जयेश, गणेश, प्रतीक, पवन, मनोज, धनराज, राहुल, राजेंद्र, दिवाकर, भावेश, ललित और दत्तात्रेय जैसे युवकों के नाम पर 12 बैंक खाते खोले। उसमें उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों की 175 बैंक शाखाओं से 2,200 बार पैसे डाले गए, जिसमें 125 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में आए और 315 बार में सारे पैसों की निकासी कर ली गई। इसी मामले की कानूनी जांच चल रही है, जिसे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद से जोड़ दिया है। फर्जीवाड़े और हवाला की कहानी को बीजेपी नेता किरीट सोमैया वोट जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं, उसके पीछे का राजनीतिक कारण कुछ ये समझ में आता है कि ये पूरा मामला मालेगांव का है और मालेगांव सेंट्रल में पिछले 7 चुनावों में सिर्फ एक बार बीजेपी आगे रही। इस सीट पर करीब 80% मुस्लिम आबादी है।
मालेगांव सेंट्रल की सीट की चुनावी जंग ऐसी है, यहाँ सभी 13 प्रत्याशी मुस्लिम ही हैं और यहाँ का वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहा है कि 2019 विधानसभा चुनाव में यहाँ ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को 1,16,906 वोट मिले। जीत एआईएमआईएम की हुई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार रहे जिन्हें 78,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार को सिर्फ 1,438 कुल वोट मिला। नोटा को भी जबकि 1,143 वोट मिला था। मालेगांव सेंट्रल सीट पर बीजेपी की इतनी खतरनाक मुखालफत की वजह बीजेपी को कुछ और समझ में नहीं आती और इसे ही शायद किरीट सोमैया जैसे नेता वोट जिहाद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि 2019 में मालेगांव सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 0.72% वोट मिला। 2014 में शिवसेना उम्मीदवार यहां उतरा, उसे 0.82% वोट मिला। 2009 में बीजेपी उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल सीट पर केवल 0.53% वोट मिला। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने मालेगांव सेंट्रल में उम्मीदवार भी नहीं उतारा और महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को मिलने वाले मुस्लिम वोट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 20% से अधिक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाली 38 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 20 सीट पर 2019 के असेंबली वोट के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का वोट बढ़ा है, 18 सीटों पर घटा है। लेकिन इस बढ़ोतरी में अजित पवार की एनसीपी का बड़ा योगदान है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर देश तक की बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में एनडीए को देश भर में सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट। महाराष्ट्र में एनडीए ने 12% और इंडिया गठबंधन ने 74% मुस्लिम वोट हासिल किया। चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं की ओर से की जाने वाली इस वोटिंग से परेशान बीजेपी अब वोट जिहाद जैसे नारे उछालती है, ताकि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण वाली रवायत को देखते हुए बहुसंख्यक वोटों को एकजुट किया जा सके। मालेगांव से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक हवाला रैकेट को अब वोट जिहाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग के वजह से लोकसभा चुनाव में वो हारे थे और इस बार अब किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पैसा आ रहा है, जो हवाला रैकेट का जो आरोप है, जो एफआईआर मालेगांव पुलिस ने दर्ज किया था और उसके बाद अब ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, ये पैसा वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खुद किरीट सोमैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुंबई से जुड़ रहे हैं। आशुतोष है पॉलिटिकल एनालिस्ट, उसके साथ साथ दानिश कुरैशी स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के, और महेश चौहान है स्पोक्स पर्सन राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के। किरीट जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपको अब वोट जिहाद दिख रहा है, पहले तो आपको ईडी में एनसीपी दिखती थी, अब आपको वोट जिहाद दिखने लगा है, क्या हुआ, क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? चले, किरीट जी को हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही होता है आशुतोष, ये कहां से आरोप लग रहा है कि भाई क्या मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग का डर कहीं ना कहीं सता रहा है, इसके वजह से ये बार बार आरोप लग रहे हैं? किरीट के पास हम जाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। देखिए साहिल, ये भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कोशिश है, क्योंकि उनका पूरा गेम जो महाराष्ट्र के अंदर है वो अब इस बात पर आकर टिक गया है कि दरअसल हिंदू मुसलमान के बीच में आप पोलराइजेशन कर सकते हैं, नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उसको एक लॉजिकल, जिसे कहते हैं लॉजिकल तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए अब इसको मेक बिलीव वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की बात झारखंड में की जा रही थी, एक दिन पहले की बात है, वहां भी ईडी ने इसी तरीके से कुछ ऐसे जगहों में छापे मारे और ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले पर संजीदा हैं, सीरियस हैं, गंभीर हैं और वो इस मुद्दे को गंभीरता के साथ ले रही। बिल्कुल वही चीज अब महाराष्ट्र के अंदर भी दिखाई पड़ रही है और ये तब हो रहा है जब चुनाव के लिए, मतदान के लिए 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई मालेगांव के, चलिए मान लीजिए कि चार विधानसभा सीटों पर आप आगे थे और एक विधानसभा सीटों में मुसलमानों ने वोट कर दिया, इसलिए आप पीछे हो गए और उसकी वजह से आप चुनाव हार गए। लेकिन बाकी 47 जो लोकसभा की सीटें थी वहां पर आपकी हालत क्यों कमजोर हुई?
आप तो पिछली बार जब आपने जीता था तो 48 में तो 43 सीटें आप जीते थे। इस बार आप क्यों 28 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 9 सीटों पर ही आप जीत पाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा एहसास है कि वो हिंदू मुसलमान के सवाल को खड़ा करके हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो शायद पंकजा मुंडे की बात को भूल गए हैं कि पंकजा मुंडे का ये कहना कि ये मुद्दा महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं हो सकता, यहाँ ऐसे मुद्दे नहीं चलते, यहाँ ऐसी राजनीति नहीं चलती है। और पंकजा मुंडे कोई मामूली नेता नहीं है, वो ओबीसी समुदाय से आती हैं, वो गोपीनाथ मुंडे के परिवार से आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बीजेपी के अंदर ही आपने सुना आशुतोष क्या बोल रहे थे? आप सुन रहे हैं आशुतोष क्या बोल रहे थे? एक वक्त था जब ईडी की रेड होती थी, आपको एनसीपी दिखती थी। अब वक्त ऐसा आ गया है कि आपको अब वहां पर वोट जिहाद दिखने लग गया है। क्या आपके पास कोई सबूत है? आप कह रहे हैं कि भाई ये वोट जिहाद के लिए पैसा लिया जा रहा है। हवाला रैकेट को लेकर इस तरीके के मामले इससे पहले भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में। किरीट जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, वास्तव में ऐसा है कि किरीट जी, सवाल यही है प्रकार से गए साल भर में गत एक बोलिए से लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव ध्यान में रखकर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई और हम देख रहे हैं करोड़ों रुपए आ रहे हैं। संस्था है वो कागजी संस्था है, वो बड़े बड़े सम्मेलन सभाएं आयोजित कर रही है। और वोट जिहाद शब्द किरीट सोमैया का नहीं है, ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी पर के पारिवारिक मित्र सलमान खुर्शीद, उनके परिवार ने कहा कि वोट जिहाद, आप जिहाद के लिए मतदान करो और मोदी भाजपा को हराने के लिए। लोकसभा में देखा, भी विधानसभा के समय पर भी इसी प्रकार का चल रहा है। वो उलेमा बोर्ड 17 मांगे देते हैं, ये स्वीकार करते हैं, फोटो निकालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं। ये क्या नया आया? मराठी मुस्लिम सेवा संघ 400 एनजीओ का फेडरेशन, वो भी इसी प्रकार की बातें करता है। उलेमा काउंसिल, वो भी इसी प्रकार से भी पर्सनल लॉ बोर्ड। तो वास्तव में मुद्दा यह है कि उसी समय पर मालेगांव में कोई सिराज मोहम्मद, अभी उसकी दुकान मैंने देखी, कल मैं मालेगांव गया था, उसका घर, वही खुद की 5-50 लाख की प्रॉपर्टी, वो 12 हिंदुओं के नाम से बेनामी अकाउंट खुलवाता है, दूसरी बैंक में वापस वही 12 अकाउंट, 200 करोड़ रुपया उस खाते में 4 दिन के अंदर आया। और 50 करोड़ सूरत, 50 करोड़ अहमदाबाद, 50 करोड़ मुंबई, 50 करोड़ मालेगांव हवाला से ट्रांसफर कर दिया गया। ये है कौन सिराज मोहम्मद? पैसे आए कहां से? नहीं तो अच्छा है ना, उस पर मालेगांव पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे आपको वोट जिहाद कहां से दिख रहा है भाई? हवाला रैकेट को लेकर मेरे पास अभी 3 उदाहरण पड़े हुए हैं। मैं तीनों उदाहरण आपको गिनवा सकता हूं जो पिछले कुछ दिनों में हुए। सितंबर 2024 में देवा में इस तरीके की बात हुई थी, 20,000 रुपए इस तरीके से पास आउट किए गए थे हर पैन नंबर के साथ में। सिमिलर स्कैम हुआ था जब हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस 2016 और 17 जब आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तब भी इसी तरीके का मामला हुआ था, ईडी ने तब भी उस पर कार्रवाई की थी। अब अक्टूबर 2023 में दोबारा आपकी ही सरकार थी, है, तब भी इसी तरीके का स्कैम निकल कर आ गया, 16,180 करोड़ का थाने साइबर सेल ने इसको निकाला था। तब तो वोट जिहाद की बात हुई नहीं थी। आज चुनाव के पहले आपको सिराज नाम के व्यक्ति का जो हवाला रैकेट चल रहा है उसके लिए पैसा निकाल रहे हैं, वोट जिहाद से कहां जोड़ रहे हैं आप इसको सर? मुझे लगा मैंने इस चर्चा में भाग लेना, ऐसा मुझे लगा, ऐसा है या मैंने सुनना है? नहीं, हमें सवाल पूछा है आपसे। मैंने आपको सवाल पूछा, मुझे बोलने देने वाले हैं या आप लोग ही भाषण करके एक तरफी? अरे ये सब उदाहरण कौन से उदाहरण? आपको सवाल पूछा है किरीट जी, आप जवाब दीजिए ना, वोट जिहाद कहां से जोड़ रहे हैं? मैं आपको ही सवाल पूछ रहा हूं। साहिल भाई, अब एक ही तरफ डिबेट करने वाले होंगे तो फिर मुझे क्यों खड़ा रखा है? नहीं, बोलिए मैंने सवाल आपको पूछा है साहिल। हाँ तो उनको बोलो, बीच में मत बोलो। अरे सर, सवाल तो
और या उनको बुलवाना है तो ठीक है, आप चलिए, बुलवा बोलिए, रहिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। भैया विधानसभा चुनाव घोषित होता है, उसके बाद में सिराज मोहम्मद वो वहां के उसके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर उनके 11 दोस्तों के नाम से बेनामी अकाउंट खोलता है। 4 दिन में अकाउंट खुलते हैं। 4 दिन में उत्तर भारत के 172 बैंकों में पैसे डालकर यहां पर कुल मिलाकर 224 करोड़ जमा होते हैं। वो सिराज हुसैन उसके बाद में 4 दिन में ये 4 जगह 50-50 करोड़ हवाला से और कैश विड्रॉल से भेजता है। वो पैसे कहां गए, वो किसके पास गए? मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया मैंने नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, उलेमा काउंसिल को कौन मिला? ये लोग मिले। मराठी मुस्लिम सेवा संघ को कौन मिले? ये मिले। इन्होंने कहा इनके 400 एनजीओ है, 400 सभाएं दी है। वह पैसा कहां से आया? ये दोनों के बैंक ट्रांजैक्शन, उनके खाते, उनके जो रिजल्ट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, 500 रुपया खाली। तो इतने पैसे कहां से आते हैं? सवाल तो यह है ना, ये पैसे आते कहां है? और ये जो पैसे आए हैं ये चुनाव आचार संहिता के दरमियान आए हैं। और ये जो सिराज मोहम्मद है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज का एक्टिविस्ट है, एजेंट है। और इसीलिए अभी तो सिर्फ ईडी की कार्रवाई हुआ। मैंने तो प्रार्थना की है कि एनआईए से लेकर सीबीआई, बैंक इंटेलिजेंस यूनिट, रिजर्व बैंक, सब ने ये देखना पड़ेगा। उलेमा काउंसिल मैंने नहीं खड़ी किया, आपने निवेदन लिया, आपने तथरारी मान्य की। दानिश जी जवाब दीजिए। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि वोट जिहाद चलाया जा रहा है मालेगांव में, इसीलिए हवाला से पैसे आ रहे हैं और इसीलिए यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है, वर्तमान सरकार जो बैठी है केंद्र में और राज्य में, दोनों राज्य में भी तो इनकी अलायंस की सरकार है। सवाल इसमें आके ये खड़ा है कि यही एनसीपी के जो पूर्व नेता हैं, इनके खिलाफ खुद देश के प्रधानमंत्री जी आकर जब स्टेटमेंट देकर के गए थे कि किस तरीके के लोग लिप्त हैं करप्शन में, फिर उसके बाद ये हुआ कि सरकार में वो शामिल हो गए तो सारा मामला जो है बिल्कुल गायब हो गया उसमें से। इसी तरीके के मामले एनसीपी के पूर्व जो बड़े नेता थे उनके खिलाफ भी आरोप लगाए गए कि भाई इनके अंदर में अंडरवर्ल्ड का पैसा है या बड़े जो डॉन है उनका पैसा है। अलग अलग तरीके की बातें होती रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कोरोना काल के बाद एक यूनिट बनाया था जिसको हम कहते हैं पीएम केयर फंड। केयर फंड पे आज तक किरीट सोमैया जी बैठे हैं हमारे सामने, इनसे पूछ लीजिए कि इसका कुछ बेटा आपने सीएजी का रिपोर्ट पार्लियामेंट में कहीं पेश किया क्या? यहाँ कहीं या महाराष्ट्र के अंदर में वो कौन उद्योगपति थे जिन्होंने पीएम केयर फंड के अंदर में पैसा दिया है? वो कौन लोग हैं? क्या उनका कोई डेटा इन्होंने सीएजी का रिपोर्ट या सदन में, महाराष्ट्र के सदन में कहीं कोई पेश किया? नहीं किया। दिक्कत क्या है कि आप जब अपनी राजनीति करने निकलते हैं तो आप जिस राज्य में चुनाव है, चुनाव वाले दिनों में ईडी अपना काम करने निकलती है, तो क्या देश को समझ में नहीं आ रहा? आपकी जो महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है, महाराष्ट्र की सिचुएशन आप देखिएगा, लोग जो हैं बराबर वो हुए हैं और इस तरह की जो कार्रवाई अब तक करती आई है सरकार। लेकिन दानिश जी सवाल वो ये उठा रहे हैं कि ये पैसा जो है वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। क्या इस उनके आरोप का कोई जवाब है आपके पास? उसके बाद किरीट जी से उसका जवाब लेना है जो आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि सबसे पहले तो कोई भी सरकार के मामले में काम करने का जो तरीका है, ये जो आप बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया किसी अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ, अभी तो ये महज इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, अभी तो इसका कोई फैसला नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात ये कहता हूं कि ये जो भी लोग हैं, अगर इस तरीके के इनके पास इतना सारा पैसा है और अगर ये सरकार में कहीं कोई तब्दीली के लिए कर रहे थे तो इनको अकाउंट में लेने की जरूरत कहां है? बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तरीके और थे जहां पे हासिल किए जा सकते थे। हमने देखा है गुजरात में, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पैसे बांटे गए थे, क्या नहीं देखा? हमने तो पार्लियामेंट में भी देखा है कि जहां पार्लियामेंट में सरकारें उठाने और बिठाने के लिए नोट्स के बंडल देखे गए थे। तो ये जो करप्शन वाला जो पूरा मामला है, ये तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं आप पर। सुनिए
यहाँ इतना इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कोई 200 करोड़ रुपया अकाउंट में लाएगा और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता, और ये बात मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है इनकी लोगों के गले में उतार नहीं पाएगी जो ये कहना चाह रहे हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो गले में उतर नहीं पाएगा किरीट जी। कह रहे हैं भाई ये तो हमेशा होता है, ये तो कई जगह पे सरकार बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ये एनसीपी पर आरोप लगाते समय भी इस्तेमाल हुआ था, इस तरीके की चीजें, ये तो चुनावी जुमले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी की कार्रवाई। किरीट जी वास्तव में ये जानकारी नहीं है, ये हकीकत है। देखो मैं आपके सामने एक एक बैंक अकाउंट नंबर चाहे तो पढ़ता हूं। ये नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बैंक अकाउंट खुले, पैसे आए और निकले 20 दिन के अंदर। अभी रोज ट्रेडिंग कंपनी गणेश मिसाल, प्रतीक जादव, मनोज मिसाल, ये सबके अकाउंट एफआईआर भी हो गई है और सिराज को गिरफ्तार भी किया गया है। सिराज के आज तक के सब बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न देके 5-10 लाख की इनकम दिखा रहे हैं। तो ये तो अक्टूबर 2024 में चुनाव आचार संहिता घोषित होने के बाद में एकदम इतने रुपए आए कहां से? एक तो 72 ब्रांचेस में थे और ये पैसे 4 दिन के अंदर 50 करोड़ 4 जगह, एक सूरत की कंपनी में जो अहमदाबाद की प्रगति ट्रेडर्स में गए, फिर सूरत की एमके मार्केटिंग में गए, मुंबई में महवाला से गए, और मोइन खान जो सिराज का मित्र है वहां पर 200 करोड़ रुपए निकाले गए। तो ये पैसे, दूसरा मैंने जो कहा भाई, जो इनके पास ये मुस्लिम संस्थाएं गई, उन्होंने डिमांड रखी, 17 उलेमा की संस्था ने डिमांड रखी, वो इन्होंने फोटो छापे, मैंने नहीं। ये मुस्लिम मराठी मुस्लिम सेवा संघ 400 संस्थाएं ये इनके पास गए, और कब? 30 अक्टूबर 2024 को। तो मेरा सवाल इतना ही कि ये दो संस्था इतना काम करते, उनके बैंक में 500 रुपए का ही ट्रांजैक्शन है, तो ये पैसा आया कहां से? मेरा सवाल यह है कि सिराज के खाते में 240 करोड़ रुपए बेनामी खाते में अक्टूबर 2024, ये पैसे गए कहां? और इसके लिए हमने ये मांग की एनआईए से लेके सीबीआई, आरबीआई सभी ने जांच करनी चाहिए। अभी तो ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, ये पैसे कहां से आए ये भी पता चलेगा, कहां गए ये तो सबको पता है। आशुतोष किरीट सोमैया कह रहे हैं कि भाई वो पूरा कागज दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए आए, सिराज के पास गए, वो पैसा यहां वहां पर जा रहे हैं, लेकिन मेन सवाल का तो जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि ये वोट जिहाद का कैसे संबंध है इस पूरे ईडी की कार्रवाई से। कुछ आप प्रकाश डाल पाएंगे? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे आरोप को? नहीं देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके देखने की कोशिश करता हूं। देखिए, किरीट सोमैया कोई नए तो नहीं है। किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, लेकिन किरीट सोमैया इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाया था, हसन मुश्रीफ पे आरोप लगाया था, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, नारायण राणे, कृपाशंकर सिंह, ये लोग आज कहां है, किस पार्टी में, किसके साथ है? तो किरीट सोमैया ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया, लेकिन उनकी पार्टी ही जो है उन तमाम लोगों को उनके साथ गठबंधन कर लेती है या उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। भाई नारायण राणे तो बीजेपी के अंदर है ना, कृपाशंकर सिंह तो बीजेपी के अंदर है ना, अजीत पवार तो पार्टी सरकार के साथ शामिल है ना। तो किरीट सोमैया की बातों में अगर गंभीरता होती तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इनके साथ गठबंधन करती और क्यों इनको अपने साथ लाती? तो मुझे लगता है किरीट सोमैया आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप यहां से चले जाइए। अभी पिछले दिनों इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, सरकार ने इनके ऊपर जो ये कहा था कि भाई क्लोजर रिपोर्ट लगा दो, अदालत ने कहा कि अब दोबारा जांच होनी चाहिए। तो शायद ये भी हो सकता है कि किरीट सोमैया जी बुरा न मारे मेरी बात का, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे के माध्यम से। री एंट्री चाहते हैं किरीट जी आप? ये आपका बहुत दिन के बाद मैंने ट्वीट देखा है, 2022-23 में आपके रोज ट्वीट पढ़ता था मैं, 9 की लिस्ट, 11 की लिस्ट, 15 की लिस्ट, पहली बार मैंने आपका ट्वीट देखा है बहुत दिनों के बाद, और वो भी ईडी से रिलेटेड। साहिल भैया, आप एंकर हो या प्रवक्ता हो? मेरा ट्विटर अकाउंट अभी खोल दे भैया, अभी देख लो आप, अभी ये सब मुद्दे पर रोज ट्वीट नहीं, रोज आप न्यूज भी देते हो, मेरे इंटरव्यू भी छापते हो, रहने दो।
आपकी मेरी बात हम बाद में करेंगे। अब रही बात भैया हादसे पे कोई व्यक्ति है या नहीं है, तो साइड क्यों बुलाते हो, वो भी छोड़ दो। मूल मुद्दा वापस वो आओ ना भैया, वो तो चर्चा आपने कौन से विषय पे रखी है, किरीट सोमैया है कि आपका विषय, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। आपका विषय उस समय के घोटाले, उस समय पर चर्चा करते हैं। आपका मुद्दा है वोट जिहाद या आया हुआ पैसा वोट जिहाद में गया है या नहीं गया है, कैसे गया है, ये चर्चा का विषय है ना। तो मैंने तो आपके सामने सब एविडेंसेस दिए, गया 8 दिन से मैं लगातार इसके पीछे लगा हूं। बैंक अकाउंट दिए, कैसे पैसे आए, कहां से कहां गए, और जो सिराज ने जिसको दिए ना पैसे, वो भी बातें सामने आई है, ध्यान में रखो। हवाला में जिसके पास पैसे गए, उस हवाले वाले ने पैसे कितने दिए, ये भी बात सामने आ रही है। तो ये पैसा स्पष्ट तौर पे मैंने ये भी सवाल पूछा कि भैया मैंने तो नहीं ना, उलेमा बोर्ड का निवेदन तो आपने स्वीकारा, आपने 10% मुस्लिम मतदान, उनकी इतनी सभाएं हुई, मुस्लिम मराठी से इतना खर्चा हो रहा है उनका, आप उनको क्यों नहीं पूछ रहे हो कि उनका बैंक अकाउंट दिखाओ ना एक बार, पैसे आए कहां से, यही पैसे उनके पास गए, कुछ दिन में यह भी सिद्ध हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिखाने में क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी जी, जो किरीट सोमैया कह रहे हैं? सुनिए, बैंक अकाउंट दिखा दीजिए, मामला खत्म करिए, अगर आपको लगता है कि भाई वोट जिहाद नहीं है तो। नहीं, सिद्ध करने की बात ऐसी है ना कि वर्तमान जो सरकार है वो कुछ भी सिद्ध कर सकती है, उनके पास सिद्ध करने की तो मास्टरी है। आप देखते नहीं है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ स्टेटमेंट दिया करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो इस तरीके से वो बात कहते हैं कि हम यहाँ का मामला हमने सल्टा दिया, ये वाला अयोध्या वाला, और वो वाला मामला भी हम सल्टा देंगे। तो ये सेट करने में तो मास्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूं कि एक बंदा था अफरोज फट्टा सूरत में, जिसके ऊपर लगभग 5,500 करोड़ रुपए का हवाला वाला कांड है, वो उसका क्या हुआ, उसकी कोई जानकारी है किरीट सोमैया जी? और वो सूरत का ही था और वो बहुत नजदीक था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1200 करोड़ रुपए का एक हवाला कांड था उसका, महेश भजिया वाला का, वो उसका क्या हुआ? उसके वहां तो हम देख रहे थे वो जो थे हमारे क्या कहते हैं सीए के वहां तक रेड गई थी, और उसने फिर जब बोलना नाम खोलना शुरू किया तो उसमें तो ना एफआईआर हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना कोई जेल गया, ना कोई बेल गया। उसमें तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो हैं बैंक अकाउंट में आए थे। तो मैं अगर सवाल पूछूंगा तो इसका जवाब नहीं। और दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि ये सारी चीजें शायद जायज हो सकती हैं, लेकिन इसका वहां के चुनाव के को लेकर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने का जो एक्सप्लेनेशन है किरीट जी, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। मुझे मेरे गले में ये उतार दीजिए कि ये जो सारा पैसा है 200 करोड़ रुपए, वो आप कहां बता रहे हैं, वहां किसने किसको दिए? अगर नहीं दिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात है कि आपने एफआईआर करवाई है या किसी ने भी एफआईआर करवाई है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में मामला है, लामबंद चीजें निकल के आएंगी। और अगर आपको लगता है कि भाई चुनाव आप हार गए, तो इसी आधार पे आप जाके महाराष्ट्र का री इलेक्शन करवा लीजिएगा, चले जाइएगा सुप्रीम कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? किरीट जी जवाब दे दीजिए। और जवाब देने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप मुझे कई सालों से जानते हैं, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपको सवाल पूछने पर आप सीधा बोलने लगते हैं ना कि आप किसी के प्रवक्ते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। आप मुझे कई सालों से जानते हैं, सवाल पूछना मेरा काम है, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, एआईएमआईएम से भी सवाल पूछा जाएगा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, सबसे सवाल पूछा जाएगा। हम मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है? किरीट जी आप जवाब दे दीजिए, जो एआईएमआईएम उठा रहे हैं आपके पास उसका कोई जवाब है तो बता दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन दे दीजिए ना, मुझे ये बता दीजिए कि ये पैसा किस तरह से वोट में तब्दील होने वाला था। अगर सुन लीजिए, मामला है सुन लीजिए, कुरैशी जी सुन लीजिए, किरीट जी है यहाँ पर, सुन लीजिए। किरीट जी बोलिए, किरीट जी बोलिए। साहिल भैया अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके बारे में भी मैं स्पष्ट तौर पर बताऊंगा। आपने झूठ कहा कि बहुत महीनों तो आप भी बोलेंगे तो मैं भी सवाल पूछूंगा ना आपसे किरीट जी। इसलिए आपके 1 मिनट इसलिए वो विषय में मत जाओ। आप मेरे साथ जो 1000 सवाल पूछो, अजीत पवार के बारे में पूछो, उद्धव ठाकरे के बारे में पूछो, उनसे समझौता किया गया वो पूछो, लेकिन अगर झूठ बोल के आप कॉर्नर करना चाहोगे तो मैंने ऐसा नहीं करता। अभी रही बात इस बैंक अकाउंट की, इस बार ये जो अभी हमारे जो मित्र कह रहे हैं कि यह जो मैंने आपको बताया ना, कल मैं मालेगांव में गया तो जो 12 लोगों ने
के नाम पर, ये 12 लोगों के नाम पर सिराज मोहम्मद उन्होंने अकाउंट खोले। ये 12 के 12 लोग मुझे कल मिले, उनका भाई या उनकी बहन, और इन्होंने कहा कि हमारे खाते में इतने पैसे आए। फिर मैं इनको लेके बैंक में गया, बैंक ने कबूल किया कि 4 दिन के अंदर 125 करोड़ आए। मैं पुलिस में गया, पुलिस ने कबूल किया कि हाँ, मैं जवाब दूं। 172 ब्रांचेस में से पैसे आए। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गया, उन्होंने कहा ऐसे ही ट्रांजेक्शन हमारे यहाँ हुए हैं। अक्टूबर महीना आचार संहिता 22 दिन के अंदर इतने बैंक अकाउंट खुलते ही और ये पैसा निकाला गया। तो भाई, दिस इज ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। आपका जो यहाँ पर बंदा है वो रिपोर्टर के हाथ में मैं दे देता हूं। अब ये मुझे कहना मुझे मंजूर है कि भैया ये वोट जिहाद में गया क्या, इसका आपके पास कोई प्रूफ है? या आपका सवाल वाजिब है। ये पैसा सिराज के पास से कहां गया, ये भी जानकारी हमारे पास है, ये भी हमने पुलिस को दी है। पुलिस इन्वेस्टिगेटिव, मैंने तो लिखित शिकायत चुनाव आयोग को की है। और इसके लिए पैसा ऐसी संस्थाओं में गया है जो वोट जिहाद का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, कुरैशी जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की बात कह रहे हैं, जिस आरोपी को ये बता रहे हैं, अब ये तो सवाल ये है कि इन्होंने तो सिर्फ बैंक अकाउंट की डिटेल बताई है, ठीक है। अब ये तो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये इन्हीं के लिए तो कोई पैसा लेकर नहीं आया था। अब इससे पहले के चुनाव के पहले ये सारा मामला उजागर हो जाए, इसलिए इनको उठाकर बंद कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, कि कोई तथ्य और कोई सच्चाई जो है वो महाराष्ट्र में उजागर ना हो जाए, ताकि हमारी इनकी पोल ना खुल जाए। क्योंकि मैटर तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वही बताएगा कि उसने किससे लिया, कहां लिया, क्यों लिया और किसको देने वाला था। अब किसको देने की बात जब आती है, तब तो सीधा सवाल वहां पर जो सत्ता में सरकार है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कोई आम आदमी की कैपेसिटी नहीं होती है किसी भी अकाउंट में किया जाए। पर मैं आपको बताऊं कि अगर वो इनको लेके जा रहे हैं, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा कहां यूज होने वाला है, उसके बाद उसकी फैमिली पूरी उनको कोऑपरेट कर रही है और वो ये बता रही है कि कहां से आया है और कहां से जाना है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये सारी चीजें आपके पास जानकारी इतनी पहले से है, इतना अच्छे से वो कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताइए ना कि भाई ये पैसा कहां यूज किया है उन्होंने, और किया है तो बताइए आप। लेकिन आपने जिस तरह से उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दांव है ना वो कच्चा पड़ गया है और ये चीजें खुलेंगी। आरोप लगा रहे किरीट जी आप पर, किरीट जी उल्टा आरोप लगा रहे हैं। भाई साहब, ये महाशय को अरे ये तो assumption है, साहिल 30 दिन में सब हुआ है। कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूं ना। मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। 7 नवंबर 2024 को एफआईआर दाखिल हुई। ये बैंक अकाउंट अक्टूबर के पहले सप्ताह में खुले या उसमें पैसे आए। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में और अतिरिक्त पैसे आए। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में ये पैसे हवाला और वो ट्रांसफर हुई। ये सब घटनाएं कुल मिलाकर 30 दिन में हुई है। मैं स्वयं बैंक में गया, पुलिस में गया, ईडी के पास गया, और ये जो 12 लोगों के नाम से ये बेनामी अकाउंट खोले गए, वो 12 परिवार कल मुझे मिले। उन्होंने ये सब उनके, अभी जाके मेरे साथ बैंक में हम गए, बैंक वाले को मैंने कहा इनके अकाउंट क्यों नहीं दे रहे हो, तब उन्होंने ये सब जानकारी दी। ये जानकारी बैंक ने दी है, उस परिवार ने दी है, पुलिस ने दी है, एजेंसी ने दी है। और आज तो मुझे और भी पता चला कि वहां से बैंक और वहां से फोन आए कि भैया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 250 करोड़ का एबनॉर्मल नॉन ट्रांसपेरेंट बेनामी ट्रांजेक्शन सिराज ये पैसा अलग अलग जगह भेज रहा है। उन लोगों ने पैसा कहां दिया वो भी जानकारी हमने दे दी है अथॉरिटीज को। और मैंने अप्रोच किसको किया? चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, यूओडब्ल्यू, इन लोगों को अप्रोच किया है और उन्होंने रेड डाली है। सिराज की एक दानिश जी आपसे जवाब लेने के पहले की दुकान है। हाँ जी बोलिए। तो
नहीं, मुझे दानिश जी से जवाब लेने के पहले मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स रखना है। आशुतोष, आप अगर सुन रहे हैं तो, और फिर एनसीपी एसपी के प्रवक्ता भी अब हमारे साथ में, उनसे भी मुझे पूछना है। दरअसल ये बात क्यों हो रही है, बार बार वोट जिहाद की बात क्यों हो रही है? महाराष्ट्र में 38 सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या ये 20% से ज्यादा है, या मुस्लिम आबादी ये 20% से ज्यादा है। लेकिन अगर आप 2019 के नतीजों में जाएंगे तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दिखाई देगा कि इस 38 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें ये बीजेपी जीती थी, यानी करीब 11 सीटें बीजेपी जीती है। करीब 9 सीटें 2019 में जब शिवसेना बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे तब वहां पर शिवसेना जीती है, और बाकी सीटें, 2 सीटें केवल एआईएमआईएम जीती है, और बाकी सीटों में कांग्रेस कुछ 5 है, और एनसीपी, जब यूनाइटेड एनसीपी थी तब 4 है। तो कुल मिलाकर इन सीटों पर भी शिवसेना बीजेपी एक साथ जो गठबंधन था उसका एक दबदबा था। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई सारी सीटों पर, मतलब ईशान्य मुंबई की सीट थी जहां पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत बड़ा लीड मिला, वो जीत गए। मालेगांव जो धुलिया की लोकसभा सीट है वहां पर भी उसी तरीके का हश्र देखा गया। दक्षिण मुंबई की सीट पर कई जगह पर इस तरीके का वोटिंग हमें देखा गया। क्या ये एक कारण आपको लगता है कि वोट जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है? आशुतोष का जवाब चाहेंगे, और उसके बाद फिर एनसीपी एसपी के प्रवक्ता हमारे साथ है महेश चौहान, उनसे भी बात करेंगे, और दोबारा फिर किरीट जी के पास जाएंगे। आशुतोष, देखिए साहिल, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि मुस्लिम वोटर की वजह से वो चुनाव नहीं हारते न जीतते हैं। वो बार बार इस ओर इशारा करते हैं, बार बार खुल के भी कहते हैं उन्हें मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है। जब वो बार बार कहते हैं उनको मुसलमान वोटों की जरूरत नहीं है, तो मालेगांव का जिक्र क्यों करते हैं कि भाई मुसलमानों ने अगर उनको वोट नहीं दिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, भारतीय जनता पार्टी मानती है, इनके नेता तो वहां कैंपेन करने के नहीं जाते। दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज उस चक्रव्यूह में फंस गई है जिसमें दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी को लेकर दो राय रखने लगे उनको, और इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया। बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्यों आया? क्योंकि अपर कास्ट तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन पिछड़े और दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो दलित वोटर है वहां पे जिस तरीके के दलित आंदोलन की भूमिका रही है, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू महाराज की जमीन रही है, वहां पर दलित आंदोलन बहुत मजबूत है। और यह दलित आंदोलन आज की तारीख में जो है वो मुसलमानों के साथ एक गठबंधन की स्थिति में है, सामाजिक गठबंधन की स्थिति में। इसी तरीके से जो ओबीसी तबका है वो भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट होता तो पंकजा मुंडे इस तरीके की बात नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत उन हिंदुओं से है जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी मेंटेन करना चाहती। इसलिए बीजेपी वोट जिहाद का डर दिखा के हिंदुओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा। लेकिन जैसे आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किरीट सोमैया बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कोई आदमी बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए में इस तरीके से काम करेगा और वो पकड़ा जाएगा? मतलब अगर मान लो किसी को वोट जिहाद करना भी है तो बैंक के थ्रू करेगा, लीगल माध्यम से करेगा, इलीगल माध्यम से करेगा? ये किसको बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं? दरअसल इस पूरे माध्यम के जरिए किरीट सोमैया भी भारतीय जनता पार्टी में अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि खुद किरीट सोमैया ने चिट्ठी लिखी थी बावन कुले की, जब इनको कैंपेन कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो वो बहुत नाराज है, बड़े क्षुब्ध हैं, बहुत परेशान हैं और अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। किरीट जी, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना चाहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री जी की सभा में पहुंचना है। मैंने आपको 3 बार कहा था कि मुझे 4:30 बजे निकलना होगा। मैं इसका जवाब देता हूं फिर निकलूंगा। जी बिल्कुल। 1-2 विषय है भैया। एक बात तो ये है, मैं तो पहले से क्या, और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, विषय वो नहीं है। मुद्दा यह है, मेरे मित्र कह रहे कि भाई फिर ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा बैंक से, ऐसा नहीं किया है। सिराज हुसैन ने या फिर उलेमा बोर्ड ने या मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने या नाना पाटोले या राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे ने अपने नाम पे नहीं किया। आप कह रहे हो वैसा ही किया है। 12 हिंदू युवा मराठी लड़के के आधार कार्ड लिए, उनको मूर्ख बनाया, उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले, उत्तर भारत के 172 जगह से बेनामी पैसे 244 करोड़ डाले इसमें, और वो पैसे हवाला से निकाल कर यहाँ पर रफा दफा जहाँ पर जो उपयोग कर रहा था वहां बेच दी। और ये कैसे इन आरोपों का सामना करेंगे आप, क्योंकि आपके कैंडिडेट है वहां पर?
ठीक है महेश चौहान जी, कैसे आप इस आरोप का सामना करेंगे? क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में तो दिखता है कि भाई मुस्लिम समुदाय ने आप महाविकास आघाड़ी को वोट डाला है। किरीट सोमैया, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप इस तरीके का पूरा माहौल खड़ा कर रहे हैं जिसके वजह से ये सारा मिल रहा है। कैसे जवाब दे पाएंगे आप इसको? साहिल, बिल्कुल आऊंगा इस सवाल पर मैं, लेकिन उसके पहले मुझे एक सवाल किरीट जी से पूछना है। किरीट जी, जो 200 करोड़ रुपए का सवाल आपको और हमें पूछ रहे हैं, वो सवाल एक्चुअली उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी मतलब विमुद्रीकरण किया था, और किस चीज के लिए किया था? काला पैसा बंद करने के लिए किया था, काला पैसा खत्म करने के लिए गया था। तो किरीट सोमैया जी ने आज नरेंद्र मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहिए कि सर, आपने नोटबंदी करने के बावजूद 200 करोड़ रुपया एक निर्वाचन क्षेत्र में आता है हवाला से, तो वो कैसे आता है? तो फिर नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? उस नोटबंदी के दरमियान साहिल, आपको मालूम है लोगों को कितनी तकलीफ हुई थी, कितने लोगों की लाइन में खड़े हुए मृत्यु हुई। गरीब लोगों ने अपने घर में बचा हुआ पैसा इन्होंने उनके पास से निकालकर बैंकों में डलवाया था। वो पैसा लेकर कितने बिजनेसमैन भाग गए, उन्होंने अपनी अपनी जेबें भरी है, ये सब पता है लोगों को। और आज किरीट सोमैया जी ये कह रहे हैं कि नोटबंदी होने के बावजूद भारत में एक निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा, वो भी इतनी छोटी विधानसभा, वो विधानसभा में 200 करोड़ रुपए हवाला से आते हैं। फिर 287 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है महाराष्ट्र में, उधर कितना पैसा हुआ होगा? इसकी चौकसी कौन करेगा? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। सिर्फ एक मालेगांव ही क्यों, बाकी के इधर क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात, ये वोट जिहाद के साथ इसका क्या संबंध है, इसका जवाब तो वो दे नहीं सके हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय अगर ये निग्लेक्ट करते हैं, मुस्लिम समुदाय की सुनते नहीं है, पोलराइजेशन का उनको बलि का बकरा बनाया जाता है, पोलराइजेशन के उनके राजनीति के लिए, तो फिर इन्होंने एक जवाब भी देना चाहिए जनता को। साहिल जी, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स आपके पास बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, मुझे पता है। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव। ठीक है महेश चौहान जी, ये मुझे लग ही रहा था कि इस तरीके की ये चर्चा होगी, क्योंकि आखिरकार चुनाव के मैदान में पहली बार ईडी देखी गई है और ईडी को लेकर किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए चर्चा होना जरूरी था। अब इसको लेकर आगे ईडी, अब तक तो जो हमने देखा है कि उसको लेकर ईडी की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये कहा नहीं गया है कि भाई ये पैसा आखिरकार गया कहां है, और इसका ट्रैक जो है वो आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को वहां पर ढूंढना होगा। उसके बाद इसकी परतें और खुलती जाएगी। 20 तारीख को तो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की चर्चाएं होंगी, किसानों पर चर्चा होंगी, कई और मुद्दों पर चर्चा होंगी। आप दंगल के ये मेरे एपिसोड देखते रहिए। महाराष्ट्र स्पेशल एपिसोड में मैं आपके पास अलग अलग मुद्दों को लेकर आता रहूंगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।